So in today's class, we'll continue with the same thing. पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के पार्ट पे काम किया था. You know what is that introduction? हम लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन किया था? Okay. So let's move. पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के पार्ट पे काम किया था, समझा था किस तरह से इस्लाम की शुरुआत हुई, और अब आगे हम इस्लाम, उसके आदर्श, उसके टीचिंग्स और इस्लाम के एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी. इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ना है वो है राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम पढ़ना है. टाइम पीरियड हमारा होगा 7th से लेकर के 12th सेंचुरी तक. 7th सेंचुरी से लेके 12वीं शताब्दी तक इस्लाम का एक्सपेंशन बहुत जबरदस्त होता है, और 12वीं के बाद तो खैर इस्लाम जो है की जनसंख्या, जिसको हम कहते हैं इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या, वो ऑलमोस्ट टॉप पर थी. आप क्रिश्चियंस के बाद 2nd नंबर पे रख सकते हैं बस. 7th सेंचुरी और 12वीं शताब्दी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. 7th सेंचुरी इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौर में इस्लाम का जन्म होता है, और 12वीं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौर में इस्लाम का डोमिनेंस होता है. मतलब वो क्रिश्चियनिटी के साथ इसका सबसे बड़ा झगड़ा और सबसे बड़ी लड़ाई, जिसको हम क्रूसेड कहते हैं, जिसको हम धर्म युद्ध कहते हैं, जिसको हम जिहाद कहते हैं, वो शुरू होता है. बात समझे? तो 12वीं शताब्दी जिहाद की शताब्दी रही है. इसमें हम पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में हम हिस्टोरियंस व्यू पॉइंट भी पढ़ेंगे, खास करके क्रूसेड पे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इस बार के? तो आपको राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर के बारे में जानना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. एफ्रो एशियन टेरिटरीज में किस तरीके से इस्लाम एक धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर के और एक पॉलिटिकल एजेंसी बन जाती है, एक बहुत बड़ा धर्म बन जाता है, इसको हम समझेंगे. और साथ में हमें क्रूसेड्स के बारे में समझना है, हमें जिहाद के बारे में समझना है, हमें धर्म युद्ध के बारे में समझना है कि किस तरह से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और क्यों आई, इनके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या रीजन था, क्यों होने लगा, आखिर क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में इतनी वैमनस्यता, इतनी दुश्मनी क्यों है. और ये उसके कुछ लर्निंग आउटकम होंगे. जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप समझ पाएंगे. लिवलीहुड पैटर्न्स के बारे में, इस्लामिक लैंड में लोग रहते कैसे थे ये जान पाएंगे. ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में जान पाएंगे, वहां के ट्राइब्स और नोमैडिक पास्टलिस्ट और उनकी लाइफ के बारे में आप समझ पाएंगे. आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से एक रिलीजियस मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील हो जाता है, कैसे कैलिफेट एम्पायर बनता है, खलीफा जो कि धर्म का हेड था वो एम्परर जैसा बनने लगता है. हम ये भी देखेंगे काज, इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ क्रूसेड. जिहाद क्यों हुए, इसके प्रभाव क्या हुए. साथ में हम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक लाइफ में क्या बदलाव आया. जहां जहां इस्लामिक रूल पहुंचा, वहां इस्लाम के आने से पहले लोगों की क्या दशा थी, और इस्लाम के आने के बाद उनकी इकोनॉमिक और रिलीजियस और सोशल लाइफ में क्या परिवर्तन आए. साथ में ये भी हम देखेंगे कि इस्लाम ने धर्म के नाम पे तो बहुत काम किया है, पॉलिटिकली उसने बहुत बड़े एरिया पे शासन किया है, लोगों को प्रभावित किया है, लेकिन इसके अलावा लर्निंग के क्षेत्र में भी इस्लाम ने काफी काम किया है. लाइक कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, हम लर्निंग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, खास करके एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, सूफिज्म, ये सारी चीजें जिस इस्लाम ने पैदा करी हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो इन ऑल वील स्टडी अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री. इतिहास के ये 5 पक्षों पर हम यहाँ पर विचार करेंगे. सेंट्रल इस्लामिक लैंड हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा. ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं हम लोग. 2 दिन के इंट्रोडक्शन में शायद आपको इस्लाम कैसे पैदा हुआ और मोहम्मद साहब की पर्सनल लाइफ, इनके बारे में आप कुछ जान चुके होंगे. नाउ लेट अस सी, लेट अस मूव फर्दर. सो द कल्चर्स ऑफ अरेबियन पेनिनसुला
were in constant contact with one another for centuries. सो साउथ वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट समझते हो क्या है? ईरान, इराक, मेसोपोटामिया वाला जो पूरा लैंड है उसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं मिडिल ईस्ट? अच्छा, इसको हम मिडिल ईस्ट नहीं कहते, इसको यूरोपियन मिडिल ईस्ट कहते हैं। ऐसा कहते क्यों रहे होंगे तो आप समझो, इसलिए कहते हैं। ये देखो मिडिल ईस्ट की के इमेजेस पे हम आपको लेके चलते हैं। इस मैप को आप देखो, ये पूरा इलाका आपका मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा इलाका मिडिल ईस्ट होता है? ये पूरा इलाका आपका मिडिल ईस्ट है। अब आप सोचोगे इसे मिडिल ईस्ट क्यों कह रहे हैं? ये कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। इसका मतलब मिडिल है। किसके लिए? यूरोप वालों के लिए। हमारे लिए थोड़े मिडिल है, हमारे लिए तो वेस्ट में है। हम यहाँ पे है ना, इंडिया में। तो हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए तो ये वेस्ट में हुआ। लेकिन ये जो यूरोप है, यूरोप वालों के लिए दुनिया का यही बीच है। क्यों? क्योंकि यूरोप वाले सिर्फ और सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ के ही लोगों को जानते थे। उन्हें पता था कि इधर जो है वो ये सीरिया और इराक और ये सब इलाके हैं, इधर इजिप्ट और अफ्रीका वाला इलाका है, और इधर पूरा यूरोप का इलाका है, उधर भयंकर समंदर है। तो ये बीच में जो भी है वो मिडिल ईस्ट है, मतलब मिडिल है, बीच है। इसी वजह से इस समंदर को वो मानते थे कि दुनिया के बीचों बीच का समंदर है, मतलब मेडिटेरेनियन। इसी वजह से इसका नाम मेडिटेरेनियन सी रखा था ईसाइयों ने, चर्च वालों ने, पादरियों ने खास करके। फिर बाद में उनके अकल आई 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में, जब जाके उन्हें पता चला कि नहीं, धरती गोल है और गोल का कोई एक मिडिल नहीं होता। कोई चीज अगर गोली है, मान लो ऐसे, तो इसका कौन सा मिडिल है? ये भी इसका मिडिल है, ये भी इसका मिडिल है, ये भी इसका मिडिल है। मतलब जहां भी उंगली रखो वही मिडिल है। तब इन्हें अकल आई, वरना तो ये यही मानते थे कि नहीं, धरती चपटी है और चारों तरफ लोग हैं और बीच में एक सागर है। और बीच में है इस वजह से ये भूमध्य सागर है। भू माने जमीन, मध्य माने बीच में, तो ये भूमध्य यानी जमीन के मध्य का सागर यही है, ऐसा मानते थे। तो ये मिडिल हुआ। अब मिडिल के ईस्ट में, मिडिल के ईस्ट मतलब क्या हुआ? ये नॉर्थ होता है, पता है ना सबको, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये वाला इलाका ईस्ट होगा। तो ये रहा मिडिल और ये रहा ईस्ट। तो इस इलाके को क्या कहेंगे? मिडिल ईस्ट, यानी बीच के जो है मध्य पूर्ववर्ती, ऐसे आप कह सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एनीवे, तो हमने यहां पर मिडिल ईस्ट के बारे में समझा कि मिडिल ईस्ट एक्चुअली क्या हुआ करते हैं। अब मिडिल ईस्ट के थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई, इसको इरेजर रख देते हैं वहीं पे। और now see, so onset of shared ideas would become a powerful force for the change of the world, the religion of Islam. फिर आगे हम पढ़ते हैं इस्लाम के बारे में, इसमें कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ। इसके बारे में तो आपको बता ही दिया था कि एक ऐसा रिलीजन पैदा हुआ जो धीरे धीरे करके पूरे दुनिया का एक बहुत प्रभावशाली रिलीजन बना। और शुरू में इसने कम से कम अरेबियन पेनिनसुला से शुरू होते हुए अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स में अपना प्रभाव जमाया। कहा जाता है कि 1200 मील नॉर्थ से साउथ की तरफ और 1300 मील ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला है। और इतने बड़े भूभाग में केवल साउथ का थोड़ा सा इलाका जो है, सदर्न अरेबिया हम जिसको कह सकते हैं, या जहां ओमान वगैरह है, वहीं पर थोड़े से ओएसिस हैं, यानी वहीं पर केवल एग्रीकल्चर हो सकता है। बाकी पूरे इलाके में एग्रीकल्चर कहीं होता ही नहीं है। ये देखो पूरा आपको अरेबिया दिख रहा है ना, इस अरेबिया में सिर्फ इस इलाके में थोड़ा सा एग्रीकल्चर होने लायक है, बाकी पूरे इलाके में कहीं भी एग्रीकल्चर होने की स्थिति नहीं है।
खेती की स्थिति नहीं बनती क्योंकि पूरा डेजर्ट है। अब ऐसे डेजर्ट में हम डेजर्ट लाइफ के बारे में समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे टाउन लाइफ शुरू होता है। सो ऑन दिस डेजर्ट द अरब नोमैड्स कॉल्ड बेडोइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, याद कर लो। अरेबिया में जो नोमैड्स रहते थे, नोमैड समझते हो क्या होते हैं? जिनके अपने घर बार नहीं होते, बंजारे। तो अरब में ज्यादातर लोग खाना बदोश थे, बंजारे थे, उनके अपने घर नहीं होते थे, एक जगह पे कैंप लगा के रहते थे, फिर चले जाते थे कहीं और। इस तरह की जाति को पूरे अरब में कहा जाता था बद्दू, यानी बेडोइंस। ये ध्यान रखना, बद्दू जाति कौन सी होती है? अरेबियंस नोमैड्स को बेडोइंस कहा जाता है, ये शब्द याद कर लो बस। और ये सब एक एक कबीले में बने होते थे, सारे ही बेडोइंस थे, सबके सब खाना बदोश थे, लेकिन उनका अपना एक पर्टिकुलर कबीला होता था, कुल होता था, खानदान होता था। These clans provided security and support for a life that made difficult by the extreme conditions of desert. कबीलों में रहना इनकी मजबूरी भी थी, ये कबीले में ही रहते थे। क्यों रहते थे कबीले में? क्योंकि कबीले में रहने की वजह से ही इनको सिक्योरिटी मिलती थी और लाइफ सपोर्ट मिलता था। क्योंकि इनके यहाँ अक्सर करके एक्सट्रीम कंडीशन होते थे डेजर्ट में, ना कभी कभी खाना नहीं मिलता था, कभी पानी नहीं मिलता था। तो जब कबीले में रहते थे तो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते थे, भाईचारा बहुत था। किसी के पास भोजन नहीं है तो दूसरा मदद कर देगा, पानी नहीं है तो दूसरा मदद कर देगा, बिना मदद के जी ही नहीं सकते थे। इस मदद के लिए उन्होंने कबीला बना के रखा हुआ था। Bedouins' ideals of courage and loyalty to family along with their warrior skills would become a part of Islamic way of life. चूंकि ये डेजर्ट में रहते थे तो इस वजह से इन्हें बहुत करेजियस होना था, बहुत साहसी होना था। अगर ये हिम्मत नहीं रखेंगे तो डेजर्ट में जी ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे सब। तो डेजर्ट की कंडीशन ने इन्हें ताकतवर बनाया, इन्हें साहसी बनाया, इन्हें हिम्मती बनाया। 2-2 4-4 दिन में भोजन नहीं मिलता था, फिर भी ये बेचारे कभी हिम्मत नहीं हारते थे। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऐसी थी। लॉयल्टी, परिवार से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि नहीं करेंगे तो ना खुद जिएंगे ना जिला पाएंगे किसी को। स्कैर्सिटी थी। वॉरियर स्किल्स, युद्ध प्रिय थे, मतलब लड़ाइयां बहुत करते थे और लड़ाइयों में बड़े स्किल होते थे, ताकतवर भी थे अरेबियंस। क्यों ताकतवर थे? भाई जाहिर सी बात है, हार्श कंडीशन में आपको रहना है, जाहिर सी बात है जहां पर एक व्यक्ति के खाने के लिए भोजन है और 20 आदमी है, तो जाहिर सी बात है 19 तो मर जाएंगे भूख से। अब उसमें एक आदमी जिसके पास है वही भोजन खाएगा या नहीं खाएगा, ये डिसीजन होगा ताकतवर कौन है। जो ताकतवर होगा वो दूसरे का छीनेगा, छीनने के लिए लड़ाई बहुत जरूरी है, लड़ाई के लिए वॉरियर स्किल चाहिए। तो स्केर्सिटी का लैंड था, इस वजह से वहां पर लड़ाइयां होती थी, करनी पड़ती थी, जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता था। तो इस तरीके से लॉयल्टी, करेज, वॉरियर स्किल, ये मुस्लिमों में बाय नेचर आ गया। अब आप सोचो कि जब आप जिक्र करते हो, अपने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हो और कहते हो कि एक छोटी सी सेना लेकर के बाबर आता है और जीत के चला जाता है, छोटी सी सेना लेकर के तैमूर आता है और पूरा का पूरा दिल्ली साफ करके चला जाता है, छोटी सी सेना लेकर के महमूद गजनवी आता है, गोरी आता है और तहस नहस कर देता है। तो इतने सारे क्या बहादुर बहुत होते? क्यों बहादुर होते थे भाई? बहादुर इन्हें इनका नेचर बना देता था। हिंदुस्तान में कमी नहीं थी किसी चीज की, तो कोई आदमी लड़ाई झगड़े के चक्कर में पड़ता नहीं था। हमारे यहाँ तो गला इतना भोजन करके और उसके बाद मंत्र गायत्री बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। तो हमारा फोकस तो होता ही नहीं था इधर के हम, क्योंकि हमारे पास स्कैर्सिटी नहीं थी, हमें दूसरे का छीनना ही नहीं था, क्योंकि हमारे खुद के पास बहुत होता था देने के लिए। हमारे पास इतना होता था कि हमारे यहाँ लोग छोड़ छोड़ के चले जाते थे, इकट्ठा करना तो छोड़ दो। आपने कभी देखा है कि कोई कोई महमूद, कोई गोरी, कोई जो है तैमूर, वो इंडिया से पैदा हुआ हो? नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी एक तैमूर पैदा हो गया है बट अभी वो बहुत छोटा है। सर आप म्यूट हैं। ये मजबूरी हुआ करती थी वहां की, इस वजह से ऐसा करना पड़ता था।
वहां पर लोग बहुत हार्श कंडीशन में रहते थे, इसलिए ताकतवर होना, फैमिली के प्रति वफादार होना, वॉरियर स्किल्स का होना ये बहुत जरूरी हो गया था, वरना जी नहीं सकते थे। The areas with more fertile soil and large oases had enough water to support farming communities. जहां कहीं ओएसिस होता था, वैसे समझते हो, जहां पर पानी की सुविधा होती थी, वहां पर फार्मिंग कम्युनिटीज रहती थी, वहां खेती करने वाले लोग बस जाया करते थे। कहा जाता है कि लगभग 600 ईस्वी में, नॉट बीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीसी, आई एम टॉकिंग अबाउट एडी, 600 एडी, Arabs had chosen to settle in an oasis or in a market town. ऐसे में जो लार्ज टाउन थे वो अक्सर करके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अरेबिया, अरेबिया के वेस्टर्न कोस्ट पे लगते थे, ठीक है। वहां से, अच्छा, कोस्टल होने की वजह से, जब नदी के समुद्र के किनारे इसलिए भी बसते थे कि वहां से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ऑफ गुड्स वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकता है, और ट्रेड ही शायद वो जरिया था जिससे लोग सरवाइव कर सकते थे, क्योंकि खेती तो बहुत होनी नहीं थी अरब में कभी भी। ऐसे में एक जगह, एक मार्केट प्लेस, एक इंपॉर्टेंट टाउन बना, उसका नाम था मक्का। मक्का बहुत ही जो है रिलीजियसली इंपॉर्टेंट शहर था, हालांकि ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट था। आपने मक्का का लोकेशन देखा है ना, आप देखो, ये जो मक्का है, ये एक तो देखो रेड सी के इधर पास में पड़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी व्यक्ति समंदर से व्यापार कर रहा है तो इधर अपने जहाज लगा करके और मक्का में आकर के विश्राम करेगा। तो ये कोस्टल सिटी होने की वजह से यहाँ पर कारवां का रुकना बहुत होता था, और जब भी व्यापार होता तो ये व्यापार के केंद्र भी बहुत बड़े थे, तो दे वर द सेंटर ऑफ ट्रेड, तो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ से लैंड रूट गुजरती थी, बहुत बड़ी वाली हाईवे था अपने जमाने का, इस वजह से भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। और सबसे लास्ट बात कि यहाँ पर एक काबा था, वो जिसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम पे बात किए हुए थे, जो कि बहुत ही रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह थी। तो यहाँ पे खास करके होली मंथ्स में, रमजान का महीना है या कोई और इस तरह का महीना है, तो यहां से गुजरने वाला हर कारवां मक्का में रुकता जरूर था। यहाँ पर धार्मिक यात्राएं हुआ करती थी, इसका मतलब इस्लाम के आने के पहले से हज होने लगा था। उसके पहले हज उसको नाम नहीं दिया गया था, लेकिन मक्का की यात्रा लोग करते थे। आज मक्का की यात्रा को हज कहते हैं, लेकिन तब मक्का की यात्रा एक सिर्फ यात्रा हुआ करती थी, रिलीजियस पिलग्रिम हुआ करता था। यहाँ पर एक एंशियंट श्राइन था शहर में, एक बहुत पुराना मंदिर था, दैट इज नॉट मस्जिद, अच्छा मंदिर को मस्जिद को बात तो एक ही है, वही था, जिसे काबा कहा जाता है। काबा का मतलब होता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर, एक क्यूब के आकार का वहां पर स्ट्रक्चर था, दैट वाज कॉल्ड काबा। एंड द अरब्स एसोसिएटेड दिस हाउस ऑफ वर्शिप विद अब्राहम। अरेबियंस मानते थे ये अब्राहम का मंदिर है, या यहाँ पर अब्राहम पैदा हुए थे। अब्राहम को माना जाता है कि ये आदि पुरुष हैं, सबसे पहले वाले व्यक्ति हैं। जितने भी ये मोनोलिथिक धर्म हैं, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स, ये तीन के तीनों मानते हैं कि धरती का पहला व्यक्ति कौन था? अब्राहम। यहां पर आप देखोगे तो एक बड़ा जबरदस्त आपको अंतर नजर आएगा हिंदू बिलीव्स में और मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन बिलीव में। क्या? हिंदू बिलीव्स या सनातन बिलीव ये मानती है कि धरती पर सबसे पहले पैदा हुए ब्रह्म, और वहां पर दूसरी तरफ माना जा रहा है कि सबसे पहले पैदा हुए अब्रह्म। अब्राहम छोड़ दो, अब्राहम को क्या कहेंगे आप? इंग्लिश ढंग से पढ़ो तो क्या लिखा है? अब्रह्म, ब्रह्म, अब्रह्म, मतलब ब्रह्मा का उल्टा। ऑलमोस्ट सारे ही चीजें उल्टी, एग्जैक्टली क्यों ऐसा उल्टा नियम? इसके बारे में भी बहुत सारे पुराने ग्रंथों में जो जिक्र मिलता है वो ऑलमोस्ट लाइक इस तरह से मिलता है कि ये सारी जातियां लगभग एक ही जाति हुआ करती थी, जिन्हें हम जो कि
भारत में या इसके आसपास कहीं आकर के बसी थी शुरुआत में। कई लोग इसकी उत्पत्ति का स्थान कैस्पियन सी कहते हैं, यानी कश्यप सागर। माना जाता है कि जो है वो कश्यप ऋषि हुआ करते थे और उनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति, और उनसे फिर जो संतानें पैदा हुई वो अलग अलग बस गई। अदिति से 12 संतानें हुई जो आदित्य हुई और भारत में आकर के बस गई, जिन्हें आर्य कहा गया। उन्हीं में से कुछ एक संतानें जो है वो ईरान में बसी, कुछ अफगानिस्तान में बसी, कुछ और अरेबिया के रीजन्स में गई। तो वो अलग अलग हो गए। इनके बीच में आपस में जब दुश्मनी होने लगी, लड़ाइयां होने लगी, परिवार में जैसे लड़ाइयां होती हैं दो भाइयों में, वैसे ही लड़ाइयां शुरू हुई। और इन लड़ाइयों का नतीजा ये हुआ कि एक ने अगर किसी देवता की पूजा करनी शुरू कर दी तो दूसरा जो उसका दुश्मन है उस देवता का भी दुश्मन हो जाता था। ठीक है। तो अगर किसी ने सुर की पूजा करनी शुरू कर दी, ये देवता है सुरेश इसको कहते हैं, सुर की पूजा होने लगी, तो दूसरे लोग सुर का उल्टा असुर की पूजा करने लगे। तो आप सोचोगे असुर की पूजा कहाँ होती है? ईरान में होती है। ईरान के देवता अहुर कहा जाता है उन्हें, और अहुर का मतलब असुर है। अब आप सोचोगे अहुर का मतलब कैसे असुर होगा? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईरान में जो है वो सिंध को हिंद कहा जाता है, यानी वो स नहीं प्रोनाउंस करते, उनका प्रोनाउंसिएशन स की जगह पर ह होता है। तो जो नदी हमारे यहाँ सिंध है वो वहां पे हिंद कही जाती है। जो लोग यहाँ पर सिंधु हैं, यानी सिंधु के पास रहने वाले लोग हैं, उन्हें वो हिंदू कहते हैं। तो लाइक जो हम हिंदू बन गए या हिंदू कहे गए, हिंदू रिलीजन थोड़ा ही है। हिंदू तो जगह का नाम है। जिस जगह हम रहते हैं वो जगह हिंदू है। यहाँ मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई चाहे जो रहे वो सब हिंदू है। हिंदू रिलीजन नहीं हुआ, ये जगह का नाम है। इसी वजह से इसको कहा जाता था हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान। ठीक है। अब ये अलग बात है कि इसी को अफगानिस्तान या अफगानी जो हुआ करते थे उनके बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो फिर वो स्थान की जगह पे स्थान कहते थे। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो स्थान का मतलब क्या हुआ? स्थान मीन्स स्थान, प्लेस। So this is Hindu's place. The same thing, जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति है वो भी ईरानियों की दी हुई। तो जिनको हिंदू में असुर कहा जाता था वो वहां पर अहुर हो गए, और अहुर की पूजा होती है। अहुर मजदा उन्हें कहते हैं, वो ईरान के सबसे प्रमुख देवता है, जोरास्ट्रियंस के, पर्शियंस के। ठीक है। इसी तरह से अरेबिया में अब्रह्म की पूजा होने लगी, जबकि हमारे यहाँ ब्रह्म की होती थी। तो ब्रह्म अब्रह्म, ये भी एग्जैक्टली उल्टा है। सो अब्रह्म कौन थे? अब्रहम एक हिब्रू प्रॉफिट थे, सबसे पहले प्रॉफिट माने जाते थे धरती पे आने वाले, और उन्हें माना जाता है कि वो गॉड के बिलीवर थे। ओवर द इयर्स दे हैड इंट्रोड्यूस्ड द वर्शिप ऑफ मेनी गॉड्स। धीरे धीरे, पहले तो अब्राहम थे, उन्हीं पर की पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे गॉड्स और स्पिरिट्स की पूजा होने लगी, और काबा में लगभग लगभग 360 मूर्तियां रखा गई थी। बहुत सारे ट्राइब्स हो गए थे। सो द कंसेप्ट ऑफ बिलीव ऑफ वन गॉड कॉल्ड अल्लाह इन अरेबिक वाज नोन ऑन द अरेबियन पेनिनसुला। ये अलग बात है कि अरेबियन लोग अभी भी एक गॉड में यकीन करते थे, लेकिन मूर्तियां बड़ी सारी थी। तो जाहिर सी बात है उन्हें कभी कभी उलझन भी होने लगती थी, और इन्हीं वजहों से लड़ाइयां भी बहुत होती थी। हाँ, मेनी क्रिश्चियंस एंड जीव्स लिव्ड देयर एंड प्रैक्टिस्ड मोनोथिज्म। अरेबिया में बहुत सारे ज्यूज भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, और वो मोनोथिस्टिक रिलीजन फॉलो करते थे, यानी एक देवता को मानते थे। इस बात से अरेबियंस भी बड़े प्रभावित थे, वो भी आगे चल करके एक देवता मानना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो मक्का में धीरे धीरे जो है मेनी गॉड से वन गॉड की तरफ, यानी पॉलिथिस्टिक जो लोग थे वो मोनोथिस्टिक की तरफ बढ़ना शुरू किए। और इसकी शुरुआत 570 में होती है, जब पैदा होते हैं मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के बारे में वैसे ऑलरेडी हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक रिवीजन करते हुए और आगे देखेंगे किस तरह से इस्लाम की स्थापना होती है अगली क्लास में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड व्हाटएवर taught today.